चलो ठीक है, बात शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्सेस। तो इसमें हम बात करेंगे ऐसी फोर्सेस की जो इनवर्स स्क्वायर मतलब 1/r²। इनवर्स में 1 किसका स्क्वायर है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़ के स्क्वायर है, उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस थिंग लेट अस डिस्कस बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो कौन कौन सी फोर्सेस नेचर में हैं, जस्ट एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, एक क्विकली एक रिवीजन हम इसकी कर लेते हैं। तो 4 तरह के मेजर फोर्सेस हैं नेचर में। कौन कौन से 4 हैं? सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हमें सबसे पहले पता लगा कि अर्थ जो है वो हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास होता है और दूसरी बॉडी का भी मास है। तो बेसिकली लॉ ये है कि दुनिया की कोई भी 2 बॉडीज़ जिनका मास होता है उन दोनों में आपस में एक फोर्स जो ऑफ अट्रैक्शन जरूर लगता है, और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, न्यूटन लॉ भी जब आपने पढ़ा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसमें वो बोलते हैं कि उसने एप्पल गिरते देखा, उसे आइडिया आया दिमाग में और उसने लॉ दे दिया और वो बहुत बड़ा बन गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। व्हाट वाज सो ग्रेट अबाउट न्यूटन्स लॉ? इतनी बड़ी बात क्या थी? बड़ी बात थी उसमें यूनिफिकेशन। बड़ी बात थी कि सर आइजैक न्यूटन ने स्टेटमेंट ये दिया था, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एप्पल टू फॉल ऑन अर्थ इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब आप देखो महानता, ग्रेटनेस देखो कि उन्होंने जस्टिफाई कर दिया और एक्सप्लेन कर दिया कि सारी दुनिया सोचने में लगी हुई है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर क्यों मार रही है। कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा ना। अगर मेरे को इस मार्कर को, इस पेन को भी हिलाना है तो मेरे को इस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। इतना ये जो सन है इतनी दूर से इतने इधर बैठी इतनी बड़ी अर्थ को हिला रहा है, अपने चारों तरफ गेड़े मरवा रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रहा होगा। कौन सी फोर्स है वो, और वो क्यों लगती है? तो यहाँ पे बैठे बैठे उन्होंने एक एप्पल की एग्जांपल लेके ये समझा दिया कि जिस फोर्स की वजह से वो ये गिरता है अर्थ पे, वही फोर्स की वजह से अर्थ घूमती है सन पे, सन के अराउंड। सी द ब्यूटी। इसका साइज कितना है? इट्स अ फ्यू सेंटीमीटर। इसका साइज कितना है अर्थ का? इट्स अ फ्यू 100 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर की रेडियस। अब सेंटीमीटर पे और किलोमीटर पे, अर्थ पे और शेप पे नेचर का बिहेवियर सेम है। ये ब्यूटी है। अपने कोई 2 साल बड़ा हो जाए ना तो वो रोब मारता फिरता है, तेरे तो बड़ा है, मैं सीनियर ना तेरा, समझ लगी कि नहीं? यहाँ पे एक चीज़ इतनी सी और एक इतनी बड़ी, नेचर का रूल सेम है मतलब दोनों पे एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और वो बिहेव भी सेम मैनर में करती है कि जिसका जितना मास है उसका अपना कांस्टेंट फिक्स है, उतना ही है, और जिसका जितना मास है और जिसकी जितनी डिस्टेंस है उसके हिसाब से वो फोर्स लगा लेगा, है ना। तो ये जो ब्यूटी है ये नेचर में हमें मिली थी सबसे पहली बार कि भाई छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सभी एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑलवेज अट्रैक्टिव, कभी रिपेल नहीं करेगी, दूर नहीं भेजेगी। दूसरी चीज़ के मासेस पे डिपेंड करती है, तो जिन 2 बॉडीज़ का मास है उनके बीच में ये फोर्स लगनी ही लगनी है। तीसरी चीज़ के इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ के दोनों बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। ठीक है, और इससे ये भी पता लग गया कि इट इज़ वेरी लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज मतलब ज़ीरो कब होगी? ज़ीरो कब होगी? जब r इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं तो ज़ीरो नहीं हो सकती।
ओके, तो ये जो चीज़ें हमें पता लगी, ये सारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में सर आइजैक न्यूटन की डिस्कवरी के बाद क्लियर हुई। समझ गए बात? सिंपल है, अच्छी चीज़ है ना? ओके, दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी क्या है? इसी से मिलता जुलता एक और फोर्स, पहले वो लिख दूंगा, एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं, मैग्नेटिक की ना बात करूं, सिमिलर फोर्स है, बिल्कुल सेम फोर्स है, कोई फर्क नहीं है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं, एक ही चीज़ है ये। तो इलेक्ट्रिक की बात करूं तो आपने ये पढ़ा होगा कूलम्स लॉ में, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जैसे दो मासेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, दो चार्जेस भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नहीं है। ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। बाकी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। लॉन्ग रेंज है, मतलब आर इन्फिनिटी पे ये ज़ीरो होगा, नहीं तो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज हैं। इसमें बस एक बात और सीखने वाली ये है, ये भी एक यूनिफिकेशन है, देखो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मिल गई, ये भी एक यूनिफिकेशन है। ओके, इसमें एक और बात जो देखने वाली है वो ये, कौन सी बात? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वो फोर्सेस का डिफरेंस तो हो ही गया है ना। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो एक बात जो देखने वाली है ये कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के मुकाबले बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। कैसे? वो कांस्टेंट की वजह से। इस जी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? हाँ, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो छोटा जी है, स्मॉल जी, विच इज एक्सेलरेशन, विच इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। दिस जी इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। इस जी की वैल्यू आप थोड़ी सी हाइट पे जाओगे, थोड़ा सा पोल इक्वेटर पे जाओगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे, कम हो जाएगी। मून पे जाओगे कुछ और है, अर्थ पे कुछ और है, मरकरी पे कुछ और है। ठीक है, लेकिन इस जी की वैल्यू आप पूरे यूनिवर्स में जहाँ जा सकते हो चले जाओ, इसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली। ठीक है, तो इस जी की बात हो रही है, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है ना, 10⁻⁻11। और ये कितना है? ये k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, बहुत बड़ा हो गया ना। तो इसका कोएफिशिएंट बहुत बड़ा है, तो इसके फोर्स की वैल्यू भी बड़ी आती है, लेकिन इसका फोर्स बहुत कम है, तो इसकी फोर्स की वैल्यू बहुत छोटी है। ये मैंने सिंपल कपलिंग कांस्टेंट की हेल्प से नहीं, वैसे ही एक जनरल कांस्टेंट की हेल्प से बता दिया, पर आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स ले लूं तो दोनों का मास है कुछ, और उस मास की वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन दोनों का चार्जेस भी है, दोनों के चार्जेस भी हैं, और वो सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को धक्का मारेंगे, और वो कौन सा फोर्स होगा? कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स। तो दोनों में से जीतेगा कौन? रिपल्शन। क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाले से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। कितनी बड़ी है? 10⁻36 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर ये 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो वो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ फोर्स न्यूटन फोर्स लगा रही है, तो वो हमेशा जीतेगी। क्लियर हो गया इतनी बात तो? ओके, अच्छा आपको 1 न्यूटन पता है कितना होता है? 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? जैसे नहीं, ऐसे नहीं, ये बताओ इसका मास कितना होगा, अंदाज़ा दे सकते हो? आपके हाथ में पेन है जो, उसका मास कितना होगा? 5 ग्राम। क्यों? क्योंकि आपको 1 ग्राम पता है, तो आपको पता है कि ये जो इतना वेट होगा 5-7 ग्राम होगा। कितना टाइम हो गया आपको आई को? आप बता दोगे अभी 10-15 मिनट हो गए होंगे, क्योंकि आपको 1 मिनट का अंदाज़ा है ना। ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, अब मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, कितने न्यूटन फोर्स लगाया होगा अंदाजे से? जब आप साथ वाले को बुलाते हो, ओए इधर आई, गल सुनी, उस पर कितने न्यूटन फोर्स लगाते हो? ये पूछ रहा हूँ मैं, इसका अंदाज़ा है आपको? तो फोर्स F = ma आपको मालूम है, उसकी जगह आप क्या करो, W = mg से देखोगे तो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सोच लेना, थोड़ा सा सोच लेना, मैंने हिंट दे दिया। और अब बाकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उसमें से समझ लेना, लेकिन सोच लो ना पहले। ठीक है, वीडियो बाद में देख लेना।
ओके, तो ये दो फोर्सेस हो गए। अब दो फोर्सेस और हैं, वो फटाफट मैं बता देता हूँ। एक फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स और फोर्थ फोर्स है वीक फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, वो हमें पता लगता है ऊपर वाले से कि दो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने वाले हैं। अच्छे से रिपेल करेंगे, बहुत ज़ोर से रिपेल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास हैं, न्यूक्लियस के अंदर हैं। फिर भी इतने से न्यूक्लियस में इतने सारे प्रोटॉन हैं, मान लो 70-80 प्रोटॉन हैं, कितनी जगह में, 10⁻⁻15 मीटर में न्यूक्लियस का साइज। उसके अंदर इतने सी जगह में इतने सारे प्रोटॉन्स हैं, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, क्योंकि आर बहुत कम, फोर्स बहुत ज़्यादा। तो ये न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर क्यों नहीं आ जाते? न्यूक्लियस को तोड़ के ये बाहर क्यों नहीं आ जाते? तो इसका आंसर फिर हमने ये सोचा कि मतलब कोई ना कोई फोर्स उसके अंदर लग रही है, न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई ऐसी फोर्स लग रही है जो इस रिपल्शन के खिलाफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है, मतलब जो उन दोनों प्रोटॉन्स को जोड़ के रख रही है। पर इसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही है, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर हमने कोई प्रोटॉन पकड़ा और दूसरा प्रोटॉन पकड़ा तो वो कभी नहीं अट्रैक्ट करते एक दूसरे को। ठीक है, तो इस फोर्स में हमने पढ़ लिया कि ये न्यूक्लियर के अंदर ही है, उसी के अंदर काम करती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ज़्यादा फोर्स है तभी अट्रैक्ट कर पाएगी, नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जीत गई तो ये रिपेल कर करके एक दूसरे को न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे, उससे ज़्यादा है। और एक और चीज़ है कि अगर इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स आपस में वो खींचेंगे, जुड़ेंगे आपस में, तो वो जुड़ के एक ही बन जाएंगे, दो रहेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब जब बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, वो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तो क्या होता है, तो वो फोर्स रिपल्सिव बन जाता है अट्रैक्टिव की जगह। ठीक है, तो ये एक डिस्टेंस तक अट्रैक्टिव है जब तक एक डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से बड़ा है, और रिपल्सिव हो जाता है जब ये डिस्टेंस उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी कम हो जाए। लेकिन इफेक्टिव सिर्फ तब है जब एक डिस्टेंस न्यूक्लियर के डिस्टेंस से, रेडियस से कम हो। ठीक है, तो मैं ऐसे समझाता हूं कि अगर आप इस बोर्ड के बाहर देखोगे, इस बोर्ड के बाहर, तो उस फोर्स का, स्ट्रॉन्ग फोर्स का कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इस बोर्ड के अंदर देखोगे, न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो अब ये फोर्स इफेक्टिव हो गई, स्ट्रॉन्ग फोर्स इफेक्टिव हो गई। और इसमें भी अगर दो पार्टिकल्स यहाँ रखे हुए हैं तो वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। इतनी पास आ गई, अट्रैक्टिव है, इतनी पास आ गई, अट्रैक्टिव है, इससे ज़्यादा पास आएंगे तो रिपल्सिव हो जाएंगे। तो मतलब इससे ज़्यादा पास नहीं आ सकते, फिर दूर भेजना शुरू कर देंगे। अगर आपने इन्हें विजुलाइज करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हुक बन गया ये, हुक की तरह। तो अगर आप अलग होने की कोशिश करोगे तो ये फंसे हुए हैं एक दूसरे में, अट्रैक्टिव हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खींच लो आपस में तो यहाँ दर्द होने लग जाएगा, ये एक दूसरे के ही खिलाफ काम करने लग जाएंगे। दोनों उंगलियां एक दूसरे को फिर दूर भेजने की करेंगी कि नहीं बस होर नहीं, ऐना भी नहीं चाहिए, मैनू मेरी प्राइवेसी चाहिए है। ठीक है, उसे फिर वो उस तरह से करेगा कि भाई बस मेरा पर्सनल स्पेस ख़त्म हो रहा है। तो जब तक वो पर्सनल स्पेस के अंदर नहीं आता तब तक वो अट्रैक्टिव है, जैसे ही वो उस लिमिट को क्रॉस करेगा रिपल्सिव हो जाएगी फोर्स। ठीक है, ओके। और लास्ट फोर्स है वीक फोर्स, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में काम करती थी, ये हल्के पार्टिकल्स में काम करती है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जहाँ पे बीटा पार्टिकल, बीटा डीके होता है, पढ़ा हुआ आपने बीटा डीके, वहाँ पे वीक फोर्स काम करती है। क्लियर है, वीक फोर्स काम करती है। खत्म हुआ। तो सबसे वीक कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल सबसे वीक फोर्स है, इससे वीक कोई फोर्स नहीं है दुनिया की।
उसके बाद जो है वो वीक फोर्सेस वीक हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग फोर्स। और बीच में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इस तरह से ये काम चलता है कि कितना, तो मान लो अगर ये 1 है तो वो 10⁻36 होगी, ये 38 होगी, ये 13 वगैरह ही होगी, तो इतना उनमें गैप चल जाता है। ओके, चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, पढ़ा हुआ ये टॉपिक आपने। इसमें बीच में जब बुक में लिखेंगे तो कपलिंग कांस्टेंट वगैरह एक टर्म और लिखेंगे, मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। इसमें से जो हमारे चैप्टर का टारगेट है, हमारे जो इस चैप्टर का टारगेट है वो ये है कि GM_M1M2/R² यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ फोर्स, और ये वाला भी क्या है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ फोर्स। तो हमने इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो चलो पहला टॉपिक हो गया। दूसरे की कुछ एक बातें अभी कर लेते हैं। और कुछ एक जो है वो बाद में हो जाएंगी। तो मैं सिर्फ 4-5 प्रॉपर्टीज़ लिखवाने वाला हूँ इसमें, इन्वर्स स्क्वायर लॉ में 4-5 प्रॉपर्टीज़ अच्छे से सीख लो और फिर उस पर डिटेल हम फिर करेंगे। ओके, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ में, या सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं इन्हें, सेंट्रल फोर्स सीख लो के नाम से। तो ये कौन सी होती है? नाम से, इस नाम से भी क्लियर हो जाता है कि ये जो सेंटर की तरफ लगे। तो कोई भी फोर्स जो सिर्फ सेंटर से उसके डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है और सेंटर की तरफ लग रही है, ऐसे लिख देता हूं, जो ऐसी फोर्सेस होती हैं वो सेंट्रल फोर्स हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशनल में ये M1 बॉडी, ये M2 बॉडी। तो आप जब लिखते हो कि M1 बॉडी और M2 बॉडी पे फोर्स जो लग रही है दैट इज G_M1M2/R², तो R क्या होता है इसमें? R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, राइट। तो अगर वो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ है? सेंटर से सेंटर है, यानी कि ये बॉडी M1 इसको अट्रैक्ट कर रही है तो फोर्स कहाँ लगा रही है? M2 के सेंटर में। और ये वाली बॉडी M2 इस पे कहाँ फोर्स लगा रही है? M1 के सेंटर में। सो दे ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी, राइट, पहली चीज। और दूसरा, हमेशा डिस्टेंस भी कहाँ से डिपेंड करता है? सेंटर टू सेंटर। तो ऐसे फोर्सेस जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे डिपेंड कर रहे हैं, अलोंग द सेंटर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, तो इट्स अ काइंड ऑफ डेफिनेशन कि अगर आप सेंट्रल की बात करोगे तो सेंटर का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज और हैं, 2-3 चीजें और बात करने वाली है। उसमें एक बात आती है कि ये फोर्स जो होती है ना, इट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। पहली चीज, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? हमने न्यूमेरिकल्स भी करे हैं, क्वेश्चंस भी करे हैं कि इसके जो ये काम करती है वो काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। ठीक है, ग्रेविटेशनल में हमने देखा भी था mgh ही वर्क डन होता है। ओके, तो जहाँ कंजर्वेटिव है वहाँ आपको एक और चीज़ बताई थी कि प्रूव करना हो, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो अगर कंप्लीट साइकिल मार के आप वापस आओगे तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा। तो अगर आप कर्ल देखोगे उस फोर्स का तो वो क्या आएगा? 0, क्योंकि रोटेशनल इफेक्ट है, 0 आ गया। ठीक है, और दूसरी बात ये समझाई थी कि जो भी कर्ल है, अगर किसी फैक्टर का, किसी वेक्टर का कर्ल 0 है, दैट कैन ऑलवेज बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ समथिंग, है ना।
तो दूसरा रिजल्ट इसमें यह है कि फोर्स को, इस फोर्स को आप हमेशा ऐसी फॉर्म में मतलब लिख सकते हो, और डायरेक्शन भी आ गई ना, रेडियस के अलाउंग, सेंटर के अलाउंग, तो रेडियल डिस्टेंस पे डायरेक्शन भी आ गई इस तरह से। सही एक्सप्रेशन ये वाला है वैसे, ठीक है। आगे थीटा फाई वाला हम ना लिखें जब नहीं बनता तो ये बन जाता है, तो एक बार के लिए ये एक्सप्रेशन इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, दूसरा पॉइंट भी हो गया, हमने इस पे तो न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं काफ़ी सारी। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि इसमें हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो कभी भी अगर कोई भी सेंट्रल फोर्स लग रही है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका प्रूफ बड़ा आसान सा है, देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, और एफ को अगर मैं लिख दूं, एफ इज द फंक्शन ऑफ आर, और डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन भी आर वाली है, यही वाली है ना। तो आर वेक्टर क्रॉस आर कैप कितना होगा, आर वेक्टर क्रॉस, सॉरी पहले वेक्टर क्रॉस लिखना है, तो आर क्रॉस आर कैप कितना होगा, इट विल बी 0। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, और आर के बीच एंगल कितना है, 0। आर और आर के बीच मतलब पहला वेक्टर भी वही, दूसरा भी वही। आर वेक्टर ऐसे होता है ना, आर वेक्टर इज आर आर कैप, तो आर वेक्टर मीन्स आर आर कैप क्रॉस आर कैप, दिस इज इक्वल टू 0, और ये एक वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। तो अगर टॉर्क 0 है यानी कि dl/dt 0 है, और अगर ये 0 है तो इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, है ना। तो इस फोर्स में हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक हो गया। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम अगर देखो आप तो वो क्या होता है, आर क्रॉस पी यानी कि एम बी, आर क्रॉस एम बी, और अगर आर क्रॉस एम बी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब वो अपना प्लेन नहीं चेंज कर सकता, इसका मतलब प्लेन चेंज नहीं कर सकता, प्लेन इज फिक्स्ड, प्लेन इज फिक्स्ड, क्योंकि अगर ये एक्स वाई में और ये एक्स वाई में है तभी ये जेड में फिक्स रहेगा, विच इज इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ना। देखो एल वेक्टर है क्रॉस आर और वी की, तो मान लो यहाँ आर यहाँ वी, मैंने ये प्रोडक्ट ली, तो एल जेड में आएगा, एल विल ऑलवेज बी इन जेड एक्सिस, और आर और वी एक्स वाई में होंगे। अगर उन्होंने अपना प्लेन छोड़ के, किसी ने भी एक्स वाई प्लेन छोड़ के थोड़ा सा जेड में बाहर निकाला सिर, तो एल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि एल दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर उनमें थोड़ा सा भी जेड आया तो एल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब एल का प्लेन चेंज हो जाएगा, और अगर वो हुआ तो एल कांस्टेंट कैसे रहा, एल की डायरेक्शन बदली या मैग्नीट्यूड बदला तो वेक्टर खत्म। तो एल कांस्टेंट का मतलब है एल की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, और एल की डायरेक्शन कांस्टेंट होने का मतलब विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इसका मतलब इनका प्लेन फिक्स हो गया। तो कंजर्वेटिव मोशन या सेंट्रल फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस या सेंट्रल फोर्सेस की वजह से जो मोशन होता है दैट इज ऑलवेज कन्फाइंड इन अ प्लेन, मोशन इज कन्फाइंड टू अ प्लेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लेन फिक्स है, क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि टॉर्क 0 है, 0 क्यों है, क्यों, क्योंकि फोर्स सेंट्रल पार्ट पे है, सेंट्रल की तरफ है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो सेंट्रल फोर्सेस की आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल था। तो पहले 4 तरह के फोर्सेस कौन कौन सी हैं, बेसिक फोर्सेस इन नेचर, जो भी और फोर्स होगी वो इन्हीं में से किसी ना किसी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम, जो मेजर फोर्सेस हैं, बेसिक फोर्सेस हैं। और उसके बाद जो है दूसरी चीज़ है कि सेंट्रल फोर्सेस पे पर्टिकुलरली हमने जिन पे ध्यान देना है वो किस तरह का बिहेवियर शो करने वाली है।
इसके बाद हम आर्टिकल पढ़ेंगे कि सेंट्रल फोर्स का कोई भी एक प्रॉब्लम ले लो, सन और अर्थ प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन है, और सन के अराउंड, मैं उल्टा कर लेता हूँ, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, और सन के अराउंड अर्थ घूम रही है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ले लेंगे। तो ये ग्रेविटेशनल की वजह से है, और इसमें कैसे कैसे बिहेव करती है वो हम अगले, मतलब हमारे अगले लेक्चर्स का वही हिस्सा है। इस चैप्टर में वही सब डिस्कस करना है। ठीक हो गया? चलो ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो कल अगला टॉपिक इसका सीखेंगे, जिसमें सेंटर ऑफ मास अब इंट्रोड्यूस होगा, जो कि हम कर चुके हैं, लेकिन कल फिर से बात करेंगे उसकी।